हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे होंगे कि साइंस का और करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसमें हिस्ट्री को भी इंक्लूड करने की बात मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, तो हिस्ट्री को भी इंक्लूड कर रहे हैं। सभी सब्जेक्ट का जो हमारा फैक्ट्स है, फैक्ट्स को निकाल कर हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट से ही क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्दी पहुंच जाएगा। पहला ये वीडियो है एक फैक्ट्स का, हिस्ट्री का। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्रथम पुस्तक इतिहास का किसने लिखा था? तो हेरोडोटस के द्वारा प्रथम पुस्तक इतिहास का लिखा गया था। वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। शुरुआत में वेद 3 ही थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जब 3 ही वेद थे तो इसको वेद त्रयी कहा गया था। लेकिन अंतिम वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। दोनों को याद रखना है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता को होत्री कहा जाता था। जो ऋग्वेद का अध्ययन करते थे उनको होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। यजुर्वेद के जो अध्ययनकर्ता होते थे उनको अर्धव्यू कहा जाता था। और पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो गद्य और पद्य वाला वेद यजुर्वेद ही है। सामवेद के अध्ययनकर्ता को उदात्री यानी उद्गाता कहा जाता था। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है। और अथर्ववेद जादू टोना वाला वेद है। जितने भी जादू टोना का वेद अथर्ववेद है। और एक बहुत ही वीवीआई फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। कौन से वेद में? तो अथर्ववेद में ही कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है अथर्ववेद में ही। और अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न सभी है। अब यहां से हम लोग बहुत इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो कुछ मंडल में काफी इंपोर्टेंट बात कही गई है जो यहाँ पे मैं नोट किया हूं। 3rd मंडल, तीसरा मंडल क्या है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और यह मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 8वें मंडल की हस्तलिखित रचना को क्या कहा जाता है? तो 8वें मंडल की हस्तलिखित रचना को खील कहा जाता है। 9वां मंडल किनको मतलब समर्पित है? देवता सोम को समर्पित है 9वां मंडल। 10वां मंडल, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बाद में सिस्टमेटिक बैठा लेंगे आपको। पुरुष सूक्त वर्ण कितने हैं? तो पुरुष सूक्त वर्ण 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी ब्रह्मा के मुख से जो निकले ब्राह्मण कहलाए, और बाजू यानी भुजा से जो निकले वो क्षत्रिय, और थाई यानी जांग से जो मतलब उत्पन्न बताया गया वैश्य को, और पैर से शूद्र को बताया गया। चारों काफी इंपोर्टेंट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 10वां मंडल की अगर बात करें तो ये पुरुष सूक्त वर्ण आपको याद रखना है। और दशराग युद्ध की बात करें तो 7वां मंडल में इसकी चर्चा है। दशराग युद्ध क्या है? 10 मतलब 10 और राज्य मतलब राजा, यानी 10 राजाओं के बीच में एक तरफ थे और सुदास एक तरफ थे, युद्ध हुआ था। इसको दशराग युद्ध कहा गया, जो 7वां मंडल में है। यह परुसनी रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी का प्राचीन नाम परुसनी है। यह सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास की जीत हुई थी और 10 जनों की हार हुई थी। तो फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है। 3rd मंडल सूर्य देवता सावित्री को, और यहाँ से देखिए सीरियल से है। दशराग युद्ध 7वां मंडल, परुसनी रावी, सुदास और 10 जनों के बीच में सुदास की जीत और 10 जनों की हार। दशराग युद्ध, 10 राग मतलब 10 कह दिया है सवाल में, तो 10 कभी नहीं मारिएगा, 7 मारेंगे। 7वां मंडल। 8वां में हो गया खिल कहा गया 8वें मंडल के हस्तलिखित रचनाओं को। 9वां हो गया देवता सोम और 10वां हो गया पुरुष सूक्त वर्ण। आप कंपैरिजन करके जल्दी याद कर लेंगे। ईस्वी पूर्व जिसको बीसी कहा गया, और बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी आपसे
BCE भी पूछ लिया जाता है। तो बिफोर क्राइस्ट कॉमन बोलते हैं यहाँ पे, बिफोर कॉमन एरा करके आप याद रख सकते हैं यहाँ पे, CE कॉमन एरा। AD का फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी है, एनो डोमिनी। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं की रचना की गई है। ऋचाएं ऋग्वेद में कितने हैं? 10,462, जिसमें से 250 ऋचाएं इंद्र के लिए है और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। प्रश्न बनता है सर्वाधिक ऋचाएं किनके लिए है? तो इंद्र के लिए ही है, और इंद्र को ही पुरंदर की उपाधि यानी पुरंदर कहा जाता था, तो इसको ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक लिखे हैं, तो हंसी भी आएगी और आपको याद भी हो जाएगा। कौन सा पुराण किससे संबंधित है? इसको कैसे याद रखेंगे? गुप्तवा के आम में वायरस है। इससे देखिए कैसे हो गया, गुप्तवा यानी गुप्त वंश जो था वह वायु पुराण से संबंधित था, और यहाँ पे आम लिखा है, यहां से क्लियर हो गया। गुप्तवा गुप्त वंश वायु पुराण, आम यानी आंध्र शातवाहन, म से मत्स्य पुराण, और वायरस यानी कि में वायरस है, में यानी कि मौर्य वंश, और वायरस यानी कि विष्णु पुराण। याद हो गया, गुप्त वायु पुराण, आंध्र शातवाहन मत्स्य पुराण, और मौर्य वंश विष्णु पुराण। आगे बढ़ते हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। पुराण कितने हैं? 18 है। अब पुराण 18 है, और महाभारत की लड़ाई भी हुआ था 18 दिन ही हुआ था। आप आसानी से रिलेट करके दोनों को याद कर लेंगे। महाभारत का एक अन्य नाम जय संहिता है, जिसके लेखक कौन है? तो वेद व्यास है, वेद व्यास। रामायण की रचना किसने किया था? तो रामायण की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा गया था, यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण में 24,000 श्लोक है, इसीलिए रामायण को चतुस्र सहस्त्र वेदिका बोला जाता है। रामायण को, इसको संस्कृत में बोला गया 24,000 श्लोक को। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक है जो आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है, और इसमें जम्मू कश्मीर की इतिहास का चर्चा किया गया है। और एक यहाँ पे याद रखेंगे 370 धारा और 35A, ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। पॉलिटी का क्वेश्चन है। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद, और इसमें अरबों के सिंध विजय के बारे में चर्चा किया गया है। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद, और इसमें अरबों के सिंध विजय के बारे में चर्चा किया गया है। अष्टाध्यायी, इसके लेखक कौन है? तो पाणिनि है, और प्रथम व्याकरण की पुस्तक है, यानी प्रथम व्याकरण की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि है। फ्रेंड्स देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो। लेकिन फ्रेंड्स एक शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट कर बताइएगा सभी सब्जेक्ट का लाना चाहिए। अभी तो फिलहाल साइंस का, करंट का और हिस्ट्री का आपका चल रहा है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बटा हुआ है। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, अधिकरण कितना प्रकरण कितना, ये वाला भी आपको याद रहता है लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है, ऑप्शन में दोनों दे देता है। तो अधिक कह रहा है लेकिन कम होगा 15। अब प्रकरण एक जब याद हो गया तो एक अपने आप याद हो जाएगा, प्रकरण 180। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है, और मेगास्थनीज 7 वर्गों में भारत को बांटे थे, 7, और मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था इन्होंने। भारत की भूगोल किसने लिखा? तो टॉलमी लिखा भारत की भूगोल। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। लेकिन एक चीज जान लीजिएगा, सिस्टेमा नेचर की बात करेंगे हम, सिस्टेमा नेचर, तो ये लेखक है इसके कार्ल लिनियस है, जिनको बायोलॉजी का क्वेश्चन है वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का फादर बोला जाता है कार्ल लिनियस को, जो पुस्तक लिखे थे सिस्टेमा नेचर। और यहां पे क्या है? नेचुरल हिस्ट्री, तो लेखक हैं प्लिनी। रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और अपनी यात्रा वृत्तांत को एक पुस्तक रेहला में पूरा लिख दिया।
CU की रचना किसने किया? तो वेनसांग। वेनसांग एक चाइनीज यात्री था और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और CU की एक पुस्तक लिखा है वेनसांग। CU की पुस्तक में 138 देशों का वर्णन किया गया है। कंग्यूर और तंग्यूर पुस्तक के लेखक तारानाथ है। एक तिब्बती लेखक था तारानाथ। वैदिक काल का विभाजन 2 वर्गों में किया गया, ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 BC के बीच था, लेकिन उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 BC के बीच था। अब याद रखेंगे, उत्तर वैदिक लिखने से बड़ा वर्ड लगता है, ऋग्वैदिक छोटा लगता है। छोटा वाला पहले है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। ये डिजिट से आप याद रखेंगे। आगे है कालीबंगा। यह कौन सी नदी के किनारे है? तो हड़प्पन एक साइट है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है और यह राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? यह प्रश्न एक BPSC के सेट में भी मुझे देखने को मिला था। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया कहलाता है। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़िया होता है। मोहनजोदड़ो को किस भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं? ये वाला तो सब याद रखते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, लेकिन याद रखना है सिंधी भाषा में कहा जाता है। सिंधी भाषा के बारे में एक नोट दिए हैं यहाँ पे। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इसको फ्रेंड्स अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ साथ कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी हम आपको कंप्लीट कराने को कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो फ्रेंड्स, आप अपना कर्तव्य जरूर निभाएंगे। अगर फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर दिए उसके लिए थैंक यू। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब कर दिए तो शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को दोस्तों के बीच पहुंचाएंगे। आप फेसबुक व्हाट्सएप जिस ग्रुप में भी है, वी ऑनेस्टली ईमानदारी से आप शेयर जरूर करेंगे और सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।